किसी की लापरवाही किसी और के मौत का कारण बन जाती है। पर भारत के इतिहास में गलती ऐसी भी हुई थी जिससे हजारों लोगों की जान चली जाती है, लाखों लोग उसकी चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और कई पीढ़ियां गुजरने के बाद भी उसका असर कम नहीं होता है। अब तक तो शायद आप ये समझ गए होंगे कि आज मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए गैस ट्रेजेडी की बात कर रहा हूँ। वो रात जब भोपाल के लोग चैन की नींद सोए लेकिन फिर उठे नहीं और जिनकी आंखें दोबारा खुली तो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े खुद को पाया। रातों रात पूरा शहर शमशान में बदल गया और इसके पीछे गुनाहगार कौन था? अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री, जिसका सीईओ वॉरेन एंडरसन सरकारी मदद से ऐसे भागा कि आज तक वापस नहीं लौटा। भोपाल के उस जहरीली रात की क्या है असली कहानी, आइए आपको एकदम शुरू से सुनाता हूं। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। 1984 भारतीय इतिहास में वो साल रहा जब बिना किसी आपदा के कई राज्यों में हजारों लोग मरे। जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिएक्शन में अक्टूबर के महीने के अंत में सिटिंग पीएम यानी देश की पहली और अब तक की आखिरी महिला प्रधानमंत्री का उनके ही गार्ड के हाथों उनका मर्डर हो जाना, फिर इस असैसिनेशन के रिएक्शन में देश भर में सिखों के खिलाफ दंगा होना, ये सब कुछ अभी पूरे तरीके से थमा भी नहीं था कि आ गया दिसंबर का वो महीना जो भोपाल के लोगों के लिए काल बनने वाला था। ये कहानी 2 और 3 दिसंबर की रात की है जब सोते हुए भोपाल के लोगों की आंखों में अचानक से जलन होने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके आंखों में किसी ने मिर्ची डाल दिया हो। दूसरे तरफ उनका दम भी घुटना शुरू हो जाता है। लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकले तो और तेजी से उनका दम घुटने लगा। उस रात जो भी अपने घर से बाहर निकले उनके चारों ओर सड़कों पर लाशें पड़ी थी। कई तो उनके सामने अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, उनमें से कई लोग उनके अपने ही थे। हर तरफ से लोगों की चीखती चिल्लाती आवाजें आ रही थी। सड़कों पर कहीं खून की उल्टियां पड़ी थी तो कहीं भीड़ की भागदौड़ में दबकर लोग घायल हुए जा रहे थे। क्या बूढ़े और क्या बच्चे, सबका यही हाल था। सभी की आंखें खून से लाल थी और उनका दम घुट रहा था। रात के करीब 1:30 बजे लोगों का अस्पताल में पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। डॉक्टर के सामने जब लोग आंखों में जलन और दम घुटने की शिकायत लेकर गए तो शुरुआत में डॉक्टर को लगा कि नॉर्मल आंखों की जलन है तो उन्होंने आंखों में आई ड्रॉप डाल दिया। लेकिन थोड़े ही देर में जब मरीज बढ़कर दर्जनों और फिर सैकड़ों और फिर हजारों में बदल गए तो ये बात डॉक्टर के भी समझ से परे हो गया कि आखिर अचानक से इन मरीजों को ऐसा क्या हो गया जो सबको एक ही तरह के लक्षण है, एक ही तरह के सिम्टम है। अब ऐसे मामले में इलाज तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक डॉक्टर को ये ठीक ना पता चले कि आखिर उन्हें ये हो किस वजह से रहा है। उस रात भोपाल में ये हालत किसी एक गली या मोहल्ले की नहीं थी बल्कि एक केमिकल फैक्ट्री के 7 किलोमीटर के रेडियस में यही हाल था। मैं अभी उसी अमेरिकी केमिकल फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड की बात कर रहा हूं जहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का गैस भोपाल में ऐसे हर जगह फैला कि तबाही मच गई। ये फैक्ट्री भोपाल के भानपुर के आरिफ नगर में था। फैक्ट्री के आसपास बस्ती थी। फैक्ट्री के 4 किलोमीटर के रेडियस में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रेलवे स्टेशन भी था जहां कई राज्यों से गुजरती ट्रेन भी वहां पहुंच रही थी। भोपाल स्टेशन का भी वही हाल था जो अभी कुछ देर पहले मैंने सुनाया। जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में थे, जितने नजदीक थे उतने जल्दी ही उनकी जान जा रही थी। अब तक का मंजर हो सकता है कि आपको एक फिल्म की कहानी लगे, लेकिन एक बार जरा आप सोच कर देखिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आप होते इस जगह पे तो क्या होता, कैसा फील करते जब आपके अपने ही आपके सामने बेबस होते। भगवान न करे कि ऐसा किसी के भी साथ हो। 2 और 3 दिसंबर 1984 को जो भोपालियों के साथ हुआ, उस दर्द को समझने के लिए ऐसा फील करना जरूरी है कि एक बार आप भी समझे कि उस रात भोपाल में हुआ क्या था आखिर।
जरूरी इसलिए भी क्योंकि जब आपको पता चलेगा ना कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और इतने बड़े हादसे के जिम्मेवार उस अमेरिकी को देश से जाने कैसे दिया गया, तो आपका भी गुस्सा फूटकर बाहर आएगा। इसलिए आपको ये भी समझाते हैं थोड़ा कि ये किस लापरवाही के वजह से हुआ। तो कीटनाशक का निर्माण करने वाली यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, वो उस समय में घाटे में चल रही थी। कई महीनों तक ठप पड़े रहने के बाद फैक्ट्री 1 महीने पहले ही दोबारा चालू हुआ था, यानी दिसंबर में कांड हुआ था यह हादसा, उससे 1 महीने पहले। फैक्ट्री में 68,000 लीटर की क्षमता वाली 3 स्टोरेज टैंक बने हुए थे अंडरग्राउंड। उनका नंबर था E610, E611 और E619। इस टैंक के अंदर लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनाइड था, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में MIC भी कहते हैं, जिसे स्टोर किया जाता था, जो आगे जाकर कीटनाशक बनाने के लिए काम आती थी। अब सेफ्टी रेगुलेशन के हिसाब से ना किसी भी टैंक को 50% ज्यादा केमिकल से फिल नहीं किया जाना था। हर टैंक को आधा भर के उसमें नाइट्रोजन भी भर दिया जाता था। नाइट्रोजन लिक्विड MIC को किसी भी रिएक्शन से बचाने के लिए भरा जाता था। उसी साल अक्टूबर के महीने में टैंक E610 को खामियों के चलते बंद कर दिया गया था। उसमें जरूरत से ज्यादा MIC भर देने के कारण प्रेशर ज्यादा हो गया था और MIC को निकालने में दिक्कत आ रही थी। अक्टूबर और नवंबर महीने में मेंटेनेंस का काम होना था। सेफ्टी सिस्टम खराब हो चुके थे और पाइप और वाल्व भी जो थे वो खस्ता हाल में थे। लेकिन घाटे के वजह से हो रही कटौती के कारण इन सभी चीजों को, जो भी सेफ्टी मेजर्स थे, उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा था, उन्हें सही नहीं करवाया जा रहा था। यहाँ तक कि खराब टैंक में भी क्षमता से ज्यादा जहरीला केमिकल भर के रखा गया था। फिर 2 दिसंबर 1984 की रात एक पाइप में ब्लॉकेज ठीक करने के चक्कर में पानी छोड़ा जा रहा था। इस वजह से पानी टैंक के अंदर MIC में मिलकर रिएक्शन कर रहा था। ज्यादा टेक्निकल न जाते हुए आप इतना समझिए कि केमिकल जो था ये MIC, इसको पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलना था, लेकिन ऐसा ही हुआ। इस वजह से गर्मी और प्रेशर दोनों ही बढ़ रहा था। फिर रात के 12:40 तक इस टैंक का प्रेशर इतना बढ़ गया कि अंडरग्राउंड रखे ये टैंक फटे और टैंक के फटने से ऊपर जो सीमेंट की स्लैब रखी थी उसमें भी दरार पड़ने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, इमरजेंसी वाल्व फटा और गैस भोपाल के वातावरण में लीक होने लगी। वो जहरीला गैस जिसके संपर्क में कुछ ही सेकंड अगर सीधे तौर पर कोई रहे तो उसकी मौत हो सकती है। फिर क्या, देखते ही देखते पूरा भोपाल जो है वो गैस चैम्बर में बदल गया। और क्या हालत हुई उसके बाद, ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। सुबह होते होते हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। ये संख्या 5,000, 15,000 और 20,000 तक भी बताई जाती है। शहर का मंजर शमशान के तरह था और जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ था, कहते हैं कि वो भोपाल से सरकारी मदद से पहले दिल्ली भागा और वहां से वापस अपने देश अमेरिका, इस बात का वादा करके कि वो कोर्ट के सुनवाई में मौजूद होगा। लेकिन फिर वॉरेन एंडरसन लौट के वापस कभी भी भारत आया ही नहीं। इस कंपनी की गलती बस इतनी ही नहीं थी कि उन्होंने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, आसपास के लोगों को इस खतरे से अवेयर नहीं किया, बल्कि जब भोपाल पर मुसीबत आई और लोग इधर उधर भाग रहे थे, अस्पताल में एकदम भगदड़ वाला माहौल था, तो उस समय उन्होंने डॉक्टर्स को बताया भी नहीं कि उनके फैक्ट्री से गैस के लीक होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जिससे डॉक्टर्स को ये पता ही नहीं चला कि आखिर मरीज को हो क्या रहा है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी उनको ट्रीटमेंट दे सके। इस वजह से ही उन लोगों की भी जान चली गई जिन्हें हो सकता था कि बचाया जा सकता था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि गैस लीक हो गई और खत्म हो गया। आज तक भोपाल में लगभग 2 पीढ़ी गुजर जाने के बाद भी उस एरिया में पैदा होने वाले बच्चों में उस गैस लीक का असर दिखता है। उनके कोई ना कोई अंग में डिफेक्ट होता है। ऐसी खबरें आपने ना जाने सोशल मीडिया पर कितनी ही पढ़ी होगी, कितनी ही देखी होगी। इतना कुछ होने के बाद भी लगभग 4 दशक होने को है, इस साल 40 साल हो जाएंगे इस हादसा को, इस भोपाल गैस त्रासदी को। फिर भी जब खबरों में ये पढ़ने को मिलता है ना कि भोपाल त्रासदी में पीड़ित लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला, तो आश्चर्य होता है कि ये कैसी व्यवस्था है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे, वो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।
अगर आप भोपाल से हैं और अपनी कोई बात, कोई यादें शेयर करना चाहते हैं तो वो भी क्राइम कनेक्ट के साथ जरूर करें। और बाकी स्क्रीन पर आपको एक बार कोड दिख रहा होगा, इसे स्कैन करके आप सीधे सीधे व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।